Greetings, dear students. This is Dr. Vinita Singh, Head of the Department of Sociology, Navya Girls Degree College, Lucknow. The topic that I have brought today is MDGs and SDGs. It's related to the core concept of sustainable development, जिसे हम हिंदी में सतत विकास के नाम से भी संबोधित करते हैं। और ये ग्रेजुएशन में बीए सेमेस्टर 3 का एक इंटीग्रल कंपोनेंट है हमारे करिकुलम का। तो आज हम बात करेंगे एमडीजीज के बारे में। ये इस वीडियो का पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में मैं लेकर आऊंगी एसडीजीज, जहां पर हम चर्चा करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। आज की चर्चा हमारी केंद्रित होगी एमडीजीज पर। एमडीजीज को समझने से पहले हम कुछ प्रिसीडिंग आइडियाज को समझ लें, कहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। हम उन पूरी चर्चाओं को समझ लें, हम उन बंदोबस्तों को समझ लें, हम उन संगोष्ठियों के महत्व को समझ लें, जहां से ये आइडियाज डेवलप होते हैं, जहां से ये आइडियाज ओरिजिनेट होते हैं। अगर हम पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ कोर आइडियाज थे, कुछ प्रीसीडिंग आइडियाज थे रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर, कुछ प्रीसीडिंग आइडियाज थे जहां पर हम कंजर्वेशन की बात कर रहे थे। और ये चर्चाएं प्रारंभ कहाँ होती हैं? 1972 में एक यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस देखते हैं इन स्टॉकहोम, जहां पर हम पहली बार उस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इस चर्चा को लेकर आते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो 1987 में हम एक ब्रिटलैंड रिपोर्ट लेकर आते हैं, जो एक वर्ल्ड कमीशन बनाया गया ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। वो नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर ब्रिटलैंड की अध्यक्षता में बनाया गया, इसलिए हम उस रिपोर्ट को ब्रिटलैंड रिपोर्ट बोलते हैं। और वहां पर एक रिपोर्ट आई जिसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर। वहां पर हम पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को उस टर्म के रूप में क्वाइन कर रहे थे। हम पहली बार उसकी एक कोर डेफिनेशन को ले डाउन कर रहे थे, जिसकी चर्चा हम आगे इस वीडियो में करेंगे। उसके बाद एक लैंडमार्क ईयर आता है, द ईयर 1992, जहां पर अर्थ समिट होती है रियो डी जेनेरो, ब्राजील में। अगेन मुद्दे वही थे, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट। वो एक ऐसी समिट थी जहां पर हम लेकर आते हैं एजेंडा 21, जहां पर हम एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन लेकर आते हैं ऑन क्लाइमेट चेंज, जहां पर हम एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन लेकर आते हैं ऑन बायोडाइवर्सिटी। हम क्लाइमेट स्टेबिलिटी की बातें शुरू करते हैं और ये चर्चाएं वहां से धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हैं। एंड देन कम्स द वाटरशेड मूवमेंट, जिसको हम नए मिलेनियम के आगाज के साथ भी जोड़ते हैं, ईयर 2000, जहां पर हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा फॉरवर्ड करते हैं। और ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऐसे थे जहां पर हम डेवलपिंग कंट्रीज के लिए उनके कुछ पावर्टी इश्यूज, उनके सोशल इश्यूज, उनके इक्विटी इश्यूज को हैंडल करने वाले थे। और हम कुछ एक ऐसा प्रबंध करने वाले थे जहां पर हम एड सीख कर सके फ्रॉम द डेवलप्ड नेशंस, द वन हु हैव अचीव्ड डेवलपमेंट इन द प्रीवियस ईयर्स। तो हम वहां से कुछ सीख पाएंगे, हम वहां से कुछ असिस्टेंस ले पाएंगे, और उसके माध्यम से हम डेवलपिंग कंट्रीज में किस तरीके से डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू उस पूरे प्रोसेस को, जिसको हम सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ते हैं, उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो जब हम बात करते हैं कि ये चर्चाएं शुरू कहाँ से होती हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो हम 1972 का जो आपका यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस था उसके साथ भी इसको जोड़ सकते हैं। हम 1987 की ब्रिटलैंड रिपोर्ट के साथ भी इसको जोड़ते हैं, जहां से ये चर्चा का आगाज होता है, जहां से इस चर्चा का हम उसको 1992 की अर्थ समिट के साथ भी जोड़ते हैं। और तत्पश्चात हम वहां पर पहुंचते हैं आफ्टर बिग अमाउंट ऑफ डेलिबरेशन, जहां पर हम इन गोल्स को लेकर आते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम पहले ये समझ लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि ये बहुत अहम है, एक रेलेवेंट इशू है। आज की तारीख में ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सस्टेनेबिलिटी की चर्चा क्यों करते हैं। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करना चाहते हैं तो वी कैन गो बैक टू दैट ब्रिटलैंड रिपोर्ट ऑफ 1987, जिसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर। वहां पर हमने बहुत ही सरल तरीके से उसको परिभाषित करने की कोशिश की। जब हम कहते हैं कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द प्रेजेंट generations needs and at the same time without compromising the ability of the future generations to meet their own needs। मतलब यहाँ पर चर्चा हो रही है कि हम विकास की बात करेंगे, हम वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति की बात भी करेंगे, पर साथ ही साथ हम पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात भी करेंगे, ताकि हमारी भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए विकास के उनके पथ
सुरक्षित रहें, ताकि वो भी उन प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से विकास की राह पर आगे बढ़ सके। तो ये जो चर्चा पूरी शुरू होती है, जहां पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन कर रहे हैं, जिसको मैंने आपको शुरू में भी बताया कि हम सतत विकास के नाम से भी संबोधित करते हैं, हम धारणीय विकास के नाम से भी संबोधित करते हैं, हम हिंदी में इसे दीर्घकालीन पोषणीय विकास के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो ये एक पूरी चर्चा जो बढ़ रही है टुवर्ड्स एमडीजीज एंड एसडीजीज, ये वहां से प्रारंभ होती है चर्चा, जब हम इसको पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ पाते हैं। आप ये भी समझिए कि ये एक थ्री प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी थी, जहां पर तीन इंटरकनेक्टेड पिलर्स हैं, ऑब्वियसली इंटरडिपेंडेंट हैं, ऑल इन बैलेंस विद वन अनदर। जहां पर हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, जहां पर हम बात करते हैं सोशल एक्सक्लूजन की, और जहां पर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की। इकोनॉमिक ग्रोथ, एज यू कैन वेरी वेल कॉम्प्रीहेंड, कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोडक्टिव लाइवलीहुड्स की। जब हम बात करते हैं सोशल एक्सक्लूजन की, तो हम इक्विटी पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर हम पावर्टी रिडक्शन पर फोकस कर रहे हैं, हम जेंडर गैप्स को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज ऑल्सो अ फोकस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर फॉर ऑल। तो इस तरीके से हम सोशल एक्सक्लूजन की उस विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जब हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो हम कंजर्व करने की बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, हम कंजर्व करने की बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, हम बातें आगे शुरू करते हैं कि कैसे क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी लाई जाएगी। तो यहाँ से ये चर्चा भी प्रारंभ होती है। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ पर फोकस क्या है, जहां से हम इस चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं एमडीजीज की, तो एक इंटरजेनरेशनल एस्पेक्ट भी है, एक इंट्रा जेनरेशनल एस्पेक्ट भी है। जब हम कहते हैं कि इंटरजेनरेशनल एस्पेक्ट है, तो उसका मतलब है कि देयर शुड बी अ फेयरनेस बिटवीन द करंट जनरेशन एंड द फ्यूचर जनरेशंस दैट आर अबाउट टू कम। जब हम बात करते हैं इंट्रा जेनरेशनल इक्विटी की, तो उसका मतलब है कि जो आज की तारीख में लोग यहाँ पर धरती पर प्लैनेट अर्थ पर हैं, उनके मध्य में भी उस विकास का एक समावेशी तरीके से प्रचार प्रसार हो सके, उसके जो रेम्यूनरेशन हैं, उसके जो लाभ हैं, वो सभी तक पहुंच सके। तो जब हम ये चर्चा प्रारंभ करते हैं, तो यहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के माध्यम से हम एक लॉन्ग टर्म वेल बीइंग की बात करते हैं फॉर पीपल रिसाइडिंग इन दिस प्लैनेट। और ये चर्चा शुरू होती है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की, जिसको हम 1990 की बेसलाइन से यूनाइटेड नेशंस के मिलेनियम डिक्लेरेशन के थ्रू अडॉप्ट करते हैं। 189 कंट्रीज इसको साइन करती हैं विद अ टारगेट फॉर 2015, जहां पर हम इसको 2015 तक इन टारगेट्स को अचीव करने का एक गोल लेकर आते हैं। और आप इसको ऐसे भी समझिए कि हमने यहाँ पर कोशिश की है बेसिकली उन ब्रॉड कमिटमेंट्स को सिंथेसाइज करने की, उन ब्रॉड कमिटमेंट्स को हम लेकर आए हैं, हमने उसको ब्रेक डाउन किया है इन स्पेसिफिक टाइम बाउंड टारगेट्स, इन स्पेसिफिक मेजरेबल टारगेट्स, जिनको कि हम अचीवेबल फीजिबिलिटी में देखते हैं। जैसे कि हम धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे, और हम मानते हैं कि हम इन टारगेट्स को इस तरीके से फिक्स कर रहे हैं कि हम इनको ड्यू कोर्स में ग्रेजुअली अचीव करने की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया कि ये डेवलपिंग कंट्रीज पे फोकस करते हैं विद पार्टनरशिप फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज या विद पार्टनरशिप इन डेवलप्ड कंट्रीज। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर 8 डेवलपमेंट गोल्स हैं that have been broken down to 21 targets and 60 indicators। किस तरीके से हम इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर 8 गोल्स हैं जो एक बार मैं आपके लिए आउटलाइन करूंगी। Number 1 is eradicate extreme poverty and hunger. Number 2 is achieve universal primary education. Number 3 is promote gender equality and empower women. Next is reduce child mortality. Number 5 is improve maternal health. Number 6 is combat HIV, AIDS, malaria, and other diseases. Number 7 is ensure environmental sustainability. And number 8 is develop a global partnership for development. नंबर 1 पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीम पावर्टी और हंगर को इरेडिकेट करने की। जैसे अब आप आगे जब पढ़ेंगे, तो आप एसडीजी में देखेंगे हम जीरो पावर्टी और जीरो हंगर की बातें करते हैं। यहाँ पर हमने एक फीजिबल टारगेट रखा है, जहाँ पर हमने कोशिश की है कि हम ये फिक्स करेंगे कि हम एटलीस्ट हाफ करेंगे उस प्रपोर्शन को जो सफर कर रहा है फ्रॉम पावर्टी एंड हंगर। इसके लिए हमने प्रोएक्टिवली बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए, हमारे एफर्ट्स गए इस डायरेक्शन में।
और खासकर हमने इसको देखा कि साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं, या रादर ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं, लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंटली चाइना जैसी कंट्रीज ने, वहां पर बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस इन्होंने इसमें इंडिकेट किया इन दिस नंबर वन क्राइटेरिया। वहां पर उनकी 36% से ऑलमोस्ट 10% पे पहुंच गए, ये दोनों ही इंडिकेटर्स में जो उनका प्रोग्रेशन था। तो ये माना जा सकता है कि हमने अक्रॉस रिलीजन या अक्रॉस कॉन्टिनेंट वो यूनिवर्सल सक्सेस अचीव नहीं की, बट फिर भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को हमने केटर किया एक्सट्रीम पावर्टी और एक्सट्रीम हंगर से बाहर निकालने में। नंबर टू इज अचीव प्राइमरी एजुकेशन, दैट इज अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। यहाँ पर हम इंश्योर कर रहे थे कि एक फुल कोर्स हो ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, जो ड्रॉप आउट्स होते हैं उनको कर्टेल किया जा सके, उनको चेक किया जा सके। तो यहाँ पर हमने देखा कि एनरोलमेंट रेट्स तो अब जाते हैं, लेकिन जो कंप्लीशन था एजुकेशन का, जो जेंडर गैप था, वो इश्यूज उतने अच्छे तरीके से एड्रेस नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए ये गोल्स ऐसे हैं जिनको हमने फर्दर अपने एजेंडा में शामिल किया है जब हम एसडीजीज की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी अगेन एक बहुत बड़ा प्रयास चाहता है। यूनाइटेड नेशंस की जो मेंबर कंट्रीज थी, उन्होंने अपने अपने देश में, अपने अपने समाज में इस ओर अपने डिफरेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स को टारगेट करते हुए इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश की है, और बहुत हद तक इसमें हमने बेहतर प्रदर्शन इंश्योर किया है। नंबर थ्री इज प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जब भी हम एक समाज में विकास की बात करते हैं, जब भी हम एक समाज में प्रगति की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा चंक जो महिलाओं का है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। महिलाएं जब देश के पॉपुलेशन में योगदान दे रही हैं, देश की पॉपुलेशन को बढ़ाने में योगदान दे रही हैं, तो उनको एम्पावर करना, उनको समान पेडिस्टल पे रखना, उनको समान सुविधाएं दिलाना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य हो जाता है, और एक बहुत बड़ा अगेन उस लक्ष्य के साथ चैलेंज भी आता है। तो जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, हम वुमेन को एम्पावर करने की बात करते हैं, तो देयर इज फोकस ऑन एलिमिनेटिंग जेंडर इनइक्वालिटी। हम बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में वेमेन का एनरोलमेंट बढ़ाने की। हम बात करते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट में वेमेन प्रेजेंस रजिस्टर करने की। हम बात करते हैं वेमेन टू बी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हमें हर एक स्तर पर महिलाओं को आगे बढ़ाने के प्रयास डालने हैं, और वो प्रयास हमारे प्रारंभ भी होते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये डेवलपिंग कंट्रीज को फोकस करके बनाए गए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और वहां पर हमने हर एक राष्ट्र में इसकी ओर आगे कदम बढ़ते हुए देखे। हम मानते हैं कि हमने प्राइमरी एजुकेशन के कोर्स में काफी बेहतर प्रदर्शन किया, अगर हम नंबर थ्री मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात करें, बट स्टिल अ लॉट वाज लेफ्ट टू अचीव ऑन द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट स्टैंड। हम वहां पर ये भी इंश्योर करना चाहते थे कि हम किस प्रकार से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को साथ में लेकर आए। हम किस प्रकार से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में महिलाओं को उस स्थिति में, उस स्टेटस तक पहुंचाएं जहां पर वो अपने पीछे की पीढ़ियों के लिए भी पथ प्रशस्त कर पाए। तो वहां की अभी भी आप कह सकते हैं कि वो प्रयास जारी है, वो स्ट्रगल कंटिन्यू कर रही है, और हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, पर अभी भी हमको उतनी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस वहां पर अचीव होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। नंबर फोर इज रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। हमने अंडर फाइव चाइल्ड मोर्टेलिटी को बाय टू थर्ड रिड्यूस करने की बात कही। बहुत ही प्रोमिनेंटली हमने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रन किए, हमने चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स रन किए, हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के तहत हमने न्यूट्रिशनल अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन किए। तो ये सारी चीजें हमने अपने प्रयासों के जरिए आगे बढ़ाई। हमने कोशिश की कि हम उस चाइल्ड मोर्टेलिटी के प्रॉब्लम को टैकल कर सकें। हमने कोशिश की कि हम किस प्रकार से जो कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं बच्चे, या जिनकी प्रॉपर देखभाल नहीं हो पा रही है, कहाँ पर हम बीमारियों से जूझते हुए उनको देख रहे हैं, उन सभी चीजों को हम आगे बढ़कर एड्रेस कर पाए। और बहुत हद तक इसमें बहुत सिग्निफिकेंट काम किया गया है, बट स्टिल दिस एरिया इज ऑल्सो one area which did not recognize much of a progress, that did not recognize much of an advancement। तो अभी भी यहाँ पर काम करना बाकी है, और अभी भी इस दिशा में हमारे काम आगे बढ़ रहे हैं।
Then comes the number 5, improve maternal health. That means improvement in maternal health का एक गोल हम लेकर आ रहे थे. यहाँ पर हम रिड्यूस करना चाहते थे मैटरनल मॉर्टेलिटी को बाय 3/4, जहां पर हम अचीव करना चाहते थे यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ को. जब हम बात करते हैं कि हम यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करना चाहते हैं, तो हम स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस की भी बात करते हैं, हम एंटीनेटल केयर की भी बात करते हैं. अगर हम स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस की बात करें तो दैट मीन्स डिलीवरी के समय, चाहे वो नेचुरल डिलीवरी हो, चाहे वो कॉम्प्लिकेशंस हो, वहां पर हमें स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो मिडवाइफ हो. उनके सुपरविजन में ये आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ महिलाएं ऐसी हैं और ऐसे रीजन्स में वो हैं जहाँ पर उनको इस तरीके की स्किल्ड प्रोफेशनल हेल्प ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिलीवरी नहीं मिल पाती है, और जिसकी वजह से वो मैटरनल हेल्थ सफर करती है. जब हम बात करते हैं एंटीनेटल केयर की, तो जब एक महिला प्रेग्नेंट है तो उस दौरान जो उसकी देखरेख होनी चाहिए, किस प्रकार से उसके रेगुलर रूटीन चेकअप्स होने चाहिए, उसकी स्क्रीनिंग्स होनी चाहिए, just to ensure कि we are able to safeguard the health of the mother and at the same time of the child. तो अगर उन दोनों को हम इंश्योर करते हैं तो हम, जाहिर सी बात है कि हम ऊपर वाले नंबर 4 इशू को भी हैंडल कर रहे हैं, जहां पर हम चाइल्ड मोर्टालिटी को भी रिड्यूस कर पा रहे हैं. तो ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज था इस प्रोग्राम का, जहां पर हम मेटरनल हेल्थ को और साथ ही साथ चाइल्ड मोर्टालिटी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है डेवलपिंग कंट्रीज में, जहां पर हम अलग अलग तरीके के इंडेक्सेस की बात करते हैं, हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं. यहाँ पर हम 3 चीजों को लेकर आते हैं कि हम लिटरेसी की बात करेंगे, हम हेल्थ की बात करेंगे, और साथ ही साथ हम पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे. तो हम हर एक चीज को जोड़ते हैं स्त्री की हेल्थ के साथ, क्योंकि वहां पर एक हेल्दी बच्चे का जन्म होने वाला है. उस स्त्री की जब केयर होगी तो एक हेल्दी बच्चे का जन्म होगा, और उस बच्चे को जब हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो एनवायरनमेंट को लेकर हो, तभी वो आपके लिए समाज के विकास में योगदान दे पाएगा. So that was number 5, improving maternal health. Number 6 is combat HIV, AIDS, malaria, and other diseases. And yes, number 6 is combating HIV, AIDS, malaria, and other diseases. हमने यहाँ पर टारगेट किया halting and reversing the spread of HIV, AIDS, malaria, tuberculosis, etc. ये भी अगेन एक ऐसा एरिया है जहां पर अभी गैप्स परसिस्ट कर रहे हैं, लिमिटेड सक्सेस है. टू अ लार्ज एक्सटेंट हम इस दिशा में आगे बढ़े हैं. नेशंस have devised policies, nations have implemented and executed policies, but much remains to be done in this area. तो हम आगे बढ़ रहे हैं, और आप जानते हैं कि एक लंबा इतिहास रहा है वैश्विक स्तर पर समाजों का, जहां पर बड़ी बड़ी बीमारियों ने, महामारियों ने पूरी पूरी पॉपुलेशन को नष्ट कर दिया है. तो हम इन टोटलिटी, हम एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज की जब बात करते हैं डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू, तो हम बहुत आगे बढ़कर प्रोएक्टिवली इन इश्यूज को टैकल करना चाहते हैं, इश्यूज को हैंडल करना चाहते हैं, जहां पर हम अपनी एक बड़ी तादाद में जो जनसंख्या है, जो इन बीमारियों की वजह से कहीं ना कहीं देश के विकास के साथ अपने को जोड़ नहीं पा रही है, उसको हम किस तरीके से टैकल करें, उस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर एड्रेस करते हैं. नंबर 7 इज एंश्योर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी. जब हम बात करते हैं एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज को. हम यहाँ पर रिवर्स करना चाहते हैं एनवायरमेंटल जो रिसोर्सेज का लॉस हो रहा है उसको, हम रिड्यूस करना चाहते हैं जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसको, हम फोकस करना चाहते हैं ऑन एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज फॉर ऑल, हम इम्प्रूव करना चाहते हैं द लाइव्स ऑफ स्लम ड्वेलर्स. तो ये एक जो पूरा आप कह सकते हैं एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का जो एक पूरा आप कह सकते हैं संबंध है, यहाँ पर हम उसको एड्रेस करने की भी कोशिश करें, बिकॉज दे आर द मोस्ट अफेक्टेड और इम्पैक्टेड बाय दिस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. जहाँ पर हम बड़े शहरों में रह रहे हैं, जहाँ पर उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, बट अगेन उसका मैनेजमेंट भी दिखाई दे रहा है, बट हम उन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को जहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर
वो एक सीधे संपर्क में है उस डिजास्टर के, और उसके थ्रू उनकी लाइफ में किस प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए भी हमें आगे बढ़कर बहुत इफेक्टिव कदम यहाँ पर उठाने थे, जो कि डिफरेंट नेशंस ने उठाए। और माना जाता है कि इस ओर भी हम धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 8 इज डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि दीज वर द गोल्स designated for developing countries with help and assistance from the developed nations. तो यहाँ पर हम बेसिकली इस गोल को टारगेट कर रहे थे टुवर्ड्स द रिच कंट्रीज। हम टारगेट कर रहे थे उस इंटरनेशनल सिस्टम में जहाँ पर हमको एड्रेस करना था ट्रेड को, जहाँ पर हमको एड्रेस करना था डेट रिलीफ को, जहाँ पर हमको एड्रेस करना था ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस को, जहाँ पर हम एड्रेस कर रहे थे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को टुवर्ड्स डेवलपिंग इकोनॉमीज और कंट्रीज। तो उन सभी दिशाओं में हम कोशिश कर रहे थे कि एक ऐसा बेहतर ग्लोबल पार्टनरशिप बने जहां पर डेवलप्ड कंट्रीज आगे आकर एड करें, असिस्ट करें डेवलपिंग कंट्रीज को अपने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। तो यहाँ पर भी बहुत हद तक हमने जो डेट रिलीफ है उसमें हम कह सकते हैं प्रोग्रेस तो अचीव की, बट ट्रेड बैरियर्स वर देयर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाज नॉट दैट कंड्यूसिव। तो हम यहाँ पर भी स्ट्रगल कर रहे थे, और इस एजेंडा को भी हम अगेन आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के रूप में जब हम आगे बढ़ते हैं एसडीजीज की ओर। यहाँ पर मैंने कुछ एमडीजी अचीवमेंट्स लिखे हैं बाय 2015, जहां पर हम एक्सट्रीम पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाते हैं फ्रॉम 1.9 बिलियन से 836 मिलियन तक। हम हंगर को एटलीस्ट हाफ कर पाते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, अक्रॉस रीजन्स, अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स वो डिस्पैरिटी आपको दिखाई दे सकती है। प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट को हम 91% बढ़ाते हैं। अंडर 5 चाइल्ड मॉर्टेलिटी को हम रिड्यूस करते हैं एटलीस्ट बाय मोर देन हाफ। यहाँ पर हम कुछ चर्चाएं करेंगे जब हम बात करेंगे कि हम किस प्रकार से लिमिटेशंस देखते हैं एमडीजीज की, और वो लिमिटेशंस इस प्रकार की हैं जहाँ पर कुछ एक चीजें हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है। जहाँ पर हम बात करते हैं अनइवन प्रोग्रेस बिटवीन रीजन्स एंड कंट्रीज, हम बात करते हैं लिमिटेड फोकस ऑन एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड इनइक्वालिटी, हम बात करते हैं टॉप डाउन अप्रोच की विद लेस एम्फेसिस ऑन लोकल ओनरशिप, हम बात करते हैं इग्नोर्ड क्लाइमेट चेंज एंड ब्रॉडर सस्टेनेबिलिटी इश्यूज। मैं लगातार आपको इस पूरी चर्चा के दौरान बताती रही, और कोई भी स्कीम है, कोई भी प्रोग्राम है, कोई बड़ी योजना है, आप विद इन योर कंट्री या अक्रॉस कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स देखेंगे तो अक्सर डिस्पैरिटी नजर आती है, और वो डिस्पैरिटी बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, स्ट्रक्चरल वीकनेसेस की वजह से होती है। जब हम कुछ रीजन्स को तो बहुत बढ़िया तरीके से प्रोग्रेस करता हुआ देखते हैं, कुछ एक रीजन्स और कंट्रीज को हम थोड़ा सा पीछे रह जाता हुआ देखते हैं, तो ये एक डिस्पैरिटी हमें एमडीजीज में भी दिखाई देती है। तो इसको हम एक लिमिटेशन की तरीके से देखते हैं, जिसको फाइनली हमने एड्रेस करने की कोशिश की व्हेन वी ब्रॉट द एसडीजीज। लिमिटेड फोकस ऑन एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड इनइक्वालिटी, हम ये कह सकते हैं कि देयर वाज इनसफिशिएंट अटेंशन टू इक्विटी, इक्वालिटी एंड एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा एक फोकस डाला कि हम किस प्रकार से मीजरेबल टारगेट्स को फीजिबल प्रैक्टिकल टारगेट्स के रूप में अचीव करेंगे, पर एक ब्रॉडर गोल को हम बड़े एक नैरो अप्रोच और आउटलुक के साथ इंप्लीमेंट करने लग गए। तो वहां पर हम इस टारगेट को कॉम्प्रिहेंसिवली एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के साथ और इक्विटी इश्यूज के साथ प्रॉपरली आप कह सकते हैं उसको हम सिंथेसाइज नहीं कर पाए। नंबर 3 इज टॉप डाउन अप्रोच विद लेस एम्फेसिस ऑन लोकल ओनरशिप। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि देयर वाज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व। एक टॉप डाउन अप्रोच था दैट डिडंट एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट द डाइवर्स नेशनल प्रायोरिटीज, दैट डिडंट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट द लोकल कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने बैठकर ये नियम बनाए, कुछ लोगों ने बैठकर इन गोल्स को डिवाइस किया, डिसाइड किया, और आगे बढ़कर इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूशन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के लिए फॉरवर्ड किया, बट देयर वाज लेस ऑफ अ कंसेंसस बिल्ड अराउंड इट। तो इसलिए हम मानते हैं कि ये
एक जो टॉप डाउन अप्रोच के बीच के रूप में पर्कोलेट होता है, दैट वाज अगेन अ शॉर्ट कमिंग एंड दैट वाज अगेन अ लिमिटेशन ऑफ एमडीजी। इस वजह से ये उतना डिसेमिनेट नहीं हो पाता है इफेक्टिवली। नंबर 4 इज इग्नोर्ड क्लाइमेट चेंज एंड ब्रॉडर सस्टेनेबिलिटी इश्यूज। आप देखेंगे हम बहुत ही इसको आप कह सकते हैं प्रोएक्टिव मेजर की तरीके से आगे फॉरवर्ड करते हैं थ्रू एसडीजीज, जहां पर हम बहुत ही इलेबोरेट कॉम्प्रिहेंसिव वे में इन इश्यूज को टारगेट करते हैं। जब हम एसडीजीज को लेकर आते हैं विद टारगेट ऑफ 2030, जो अचीवमेंट का हमने टारगेट ईयर डिसाइड किया है 15 ईयर्स के उस पीरियड के थ्रू, तो यहाँ पर हम देख रहे थे चूंकि हम एमडीजीज में उस क्लाइमेट चेंज और ब्रॉडर सस्टेनेबिलिटी इशू को टैकल नहीं कर पा रहे थे इफेक्टिवली। हम यहाँ पर बेसिकली सिर्फ फोकस कर रहे थे मेनली ऑन सोशल बेसिक नीड्स इन पुअर कंट्रीज। तो कहीं कहीं पर हमारा ध्यान बढ़ रहा था, कहीं कहीं पर हम उस नैरो अप्रोच और आउटलुक के साथ आगे बढ़ रहे थे। हम एक ब्रॉडर सिनारियो को डिसमिस कर रहे थे, हम एक ब्रॉडर सिनारियो को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे थे। तो ये हमारे कुछ एक लिमिटेशंस थे जो हमारे एमडीजीज के साथ रहते हैं, जिनको ऑब्वियसली हमने जैसे बताया पहले आपको कि हम आगे चलकर एड्रेस करते हैं इन एसडीजीज। सो फॉर द टाइमिंग दिस इज इट when we today discussed the MDGs, that is Millennium Development Goals. And in the second part, I will be discussing SDGs, because SDGs ने MDGs का जो अनफिनिश्ड बिजनेस था उसको फिनिश करने का अपने ऊपर जिम्मा लिया, और एक एक्सपेंशन था ऑफ द एजेंडा जिसके साथ वो बहुत ही जोरदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। और अभी भी वो टाइम फ्रेम, वो टाइम पीरियड चल रहा है जब उसमें कोशिशें जा रही हैं ग्लोबल लेवल पर, एंड एट द सेम टाइम इन आर कंट्री, इन आर नेशन ऑल्सो, इंडिया ने अपनी हर एक एसडीजी, जो 17 एसडीजीज में लेकर आऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो, वहां पर किस प्रकार से इंडियन गवर्नमेंट अलाइन कर रही है विद दोज एसडीजीज अपनी प्रायोरिटीज, अपने स्कीम्स, अपने नए विधि विधान। तो हम उसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं और होपफुली हम उन टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे 2013 टू अ लार्जर एक्सटेंट। So this was it for today. Thank you very much.